नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया के एकीकृत विकास के तहत विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में 3 महीने के बाद दैनिक आधार पर कोविड के नए मामले सबसे कम। नए कानून से होगी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच समुद्री विमान सेवा का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में जलीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के बीच समुद्री विमान सेवा की शुरुआत की। यह अंतिम क्षेत्र तक जलीय हवाई अड्डे बनाने की श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे समुद्री विमान पानी में उतर सकते हैं और वहीं से उड़ान भी भर सकते हैं और उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं जहां जमीन पर उतरने या रनवे की सुविधा नहीं है, और यह उन भौगोलिक क्षेत्रों से संपर्क करने की दिशा में मददगार हो सकते हैं जहां दुर्गम क्षेत्रों की वजह से अनेक चुनौतियां हैं। इस सुविधा से देश के दूरदराज के क्षेत्र विमानन की मुख्य धारा में आ रहे हैं और यहाँ हवाई अड्डे तथा रनवे बनाने पर कुछ भी लागत नहीं आएगी। ऐसे छोटे पंखों वाले विमान जलीय क्षेत्रों जैसे झीलों, बांधों, अप्रवाही जल, बजरी युक्त क्षेत्रों और घास भूमि पर भी उतर सकते हैं। अनेक पर्यटक क्षेत्रों में इनसे संपर्क सुविधा आसानी से मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया के एकीकृत विकास के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। उन्होंने एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का भी उद्घाटन किया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया के एकीकृत विकास के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। उन्होंने एकता मॉल और बाल पोषक पार्क का भी उद्घाटन किया। आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर। आरोग्य वैन में 17 एकड़ के क्षेत्र में फैले 380 विभिन्न प्रजातियों के 5 लाख पौधे शामिल हैं। आरोग्य कुटीर में संथीगिरी वेलनेस सेंटर नाम की एक पारंपरिक उपचार सुविधा है जो आयुर्वेद, सिद्ध, योग और पंचकर्म के आधार पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। एकता मॉल। ये मॉल पूरे भारत में हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं की विविधता को प्रदर्शित करता है जो विविधता में एकता का प्रतीक है और 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मॉल में 20 एम्पोरिया है जिनमें से प्रत्येक भारत में एक विशिष्ट राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और केवल 110 दिनों में बनाया गया है। बच्चे पोषण पार्क और मिरर भूल भुलैया। ये बच्चों के लिए दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी संचालित पोषण पार्क है और 35,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक न्यूट्री ट्रेन पूरे पार्क में विभिन्न रोमांचक थीम पर आधारित स्टेशनों जैसे फलशका, ग्रहम, पयोनगरी, अन्नपूर्णा पर चलती है। पोषण पुराण और स्वास्थान भारतम। ये मिरर भूल भुलैया 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स जैसी विभिन्न शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
खरीफ विपणन सत्र केएमएस 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल और गुजरात में सुचारू रूप से चल रही है। 27 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 170.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 134.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 26.46% की वृद्धि दर्ज की गई है। 170.53 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 114.97 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 67.42% है। लगभग 14.37 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 32,195.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा, 12मासी फसल की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 27 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2306.41 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 1,697 किसानों को 14 करोड़ 13 लाख रुपए की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारू रूप से जारी है। दिनांक 27 अक्टूबर 2020 तक 84,138 किसानों को 1,29,951 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 4,42,266 गांठों की खरीद की जा चुकी है। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। भारत ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोरोना मृत्यु दर यानी CFR घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। लगातार कमी के बाद CFR आज 1.49% पर पहुंच गई है। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर मृतकों की संख्या भी अब काफी कम होकर 88 रह गई है। केंद्र सरकार की अगुवाई वाले टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति ने व्यापक देखभाल के दृष्टिकोण के आधार पर प्रभावी संगरोध रणनीति, आक्रामक प्रशिक्षण और मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें खून को पतला करने वाली दवा और गैर आक्रामक ऑक्सीजन का उपयोग शामिल है। इन कदमों की बदौलत यह सुनिश्चित हो गया है कि भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर बहुत कम है और यह काबू में है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं पद्मश्री से सम्मानित किसान की सफलता की गाथा। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नवरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फूला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया। आइए अब आपको पराली प्रबंधन पर खास जानकारियां देते हैं और उसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी भी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीनों को किसान चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है
धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।